अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 10 दिन मल्टीपल इंटेग्रल्स के ऊपर आज बात करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर आपको एक कर्व गिवन होती थी और उसके अंडर आपने एरिया फाइंड करना होता था जो बाउंड होता था किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो उस एरिया को फाइंड करने के लिए जो जो प्रोसीजर फॉलो करते थे वो ये था कि फर्ज करें आपके पास एक कर्व थी और आपको कहा जाता था कि ये वाला इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी। आपने इस इंटरवल के अंदर ये एरिया फाइंड करना है। इक्वली स्पेस्ड पैच आप लोग लेते थे और हर एक पैच को उसकी एक हाइट दे दी जाती थी। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट एक्स नॉट था तो ये वाला पॉइंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट आएगा। इसी तरह से ये फॉर एग्जांपल x1 है तो ये वाली हाइट हमारे पास आएगी f ऑफ x1। इसी तरह से ये जो रेक्टेंगल्स बनते थे, ये वाले जो रेक्टेंगल्स बनते थे, एक 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 रेक्टेंगल ये वाला भी, तो इन तमाम रेक्टेंगल्स का आप लोग एरिया फाइंड करते थे। ये वाला एक रेक्टेंगल हो गया, ये वाला एक रेक्टेंगल हो गया और हर एक पैच का आप लोग डिस्टेंस फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स के लेते थे। कोई भी आर्बिट्रेरी मैंने कोई भी पॉइंट चूज किया और उस डेल्टा एक्स के को आप मल्टीप्लाई करवाते थे फंक्शनल वैल्यू एट दिस आर्बिट्रेरी पॉइंट और फिर आप इसको क्या कर देते थे, सम अप कर देते थे। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। ये क्या है, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल। और तमाम रेक्टेंगल्स को आप क्या कर देते थे, सम अप कर देते थे फ्रॉम एन के इक्वल्स टू 1 टू एन। ये अप्रोक्सीमेट एरिया आता था, ये हमारे पास क्या आता था, अप्रोक्सीमेट एरिया आता था अंडर दिस कर्व। लेकिन हम लोगों को अगर एग्जैक्ट एरिया फाइंड करना होता था तो हम लोग कहते थे कि ये नंबर ऑफ जो से रेक्टेंगल्स हैं, एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को आप इन्फिनिट पे अप्रोच करवाते थे। जैसे ये इन्फिनिट पे अप्रोच होते हैं तो ये जो सा इंक्रीमेंट ये जो इंक्रीमेंट होता है ये अप्रोच करता है किसको, जीरो को। तो मतलब कि जैसे ही आप k इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स के करते हैं और लिमिट, फिर जो सी लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है कि डेल्टा एक्स के ये अप्रोच करे किसको, जीरो को। तो दिस इज द एग्जैक्ट एरिया, दिस इज द एग्जैक्ट एरिया। तो इसको फिर हम लोग कहते थे कि ये जो सा रीमान सम है, रीमान सम विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आपके पास क्या था, एग्जैक्ट एरिया था किसी भी कर्व के अंडर एरिया फाइंड करने का इन द इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो ये बात हो गई है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल इंटेग्रल्स की, एक से ज्यादा इंटेग्रल्स को किस तरह सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपने देखना है, जैसे सिंगल इंटेग्रल आपको एरिया अंडर द कर्व दे रहा है, तो अगर आप डबल इंटीग्रेशन करेंगे, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको भी बताता हूँ। अगर आप डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो वॉल्यूम अंडर द सर्फेस आएगा। क्या आएगा, वॉल्यूम अंडर द सर्फेस। अब इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं और फिर चलते हैं अपनी एक्सेस की तरफ। जैसे कि हम लोग किसी कर्व के अंडर एरिया फाइंड करते थे फ्रॉम ए टू बी, एक इंटरवल होता था फ्रॉम ए टू बी। यहां पर सरफेस का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है किसी रीजन के अंदर, किसके अंदर, किसी रीजन के अंदर आपने इस सरफेस का वॉल्यूम फाइंड करना है जो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये इस एक्स वाई प्लेन के अंदर कुछ रीजन बाउंड होगा जिसके अंडर हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर हमारे पास रीजन दो किस्म के हुआ करेंगे। नंबर 1 पे रेक्टेंगुलर रीजन होगा और नंबर 2 पे नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा। मैं दोनों पर बात करता हूं कि दोनों में आपने वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करना है। अभी मैं बात करता हूं रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रीजन है, फॉर एग्जांपल ये वाला रेक्टेंगुलर रीजन है। कहता है इस रीजन के अंदर इस सरफेस ने जितना वॉल्यूम बाउंड किया हुआ है, वो देखे ना, ये तो इस सरफेस के पैच ने जो सा ये वॉल्यूम, ये वाला जो सा वॉल्यूम जो सा है, वॉल्यूम जो सा बाउंड किया हुआ है इस रीजन के अंदर, उस वॉल्यूम को फाइंड करना है। उस वॉल्यूम को फाइंड करने का प्रोसीजर मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। ये वाली सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले जो मैं रीजन ले रहा हूँ वो रेक्टेंगुलर रीजन है। अब इस एक्स वाई प्लेन के अंदर इस रीजन को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये इस तरह का रीजन है और रीजन के बाउंड्स हमारे पास गिवन है कि जो सा एक्स है वो ए से बी तक जा रहा है और वाई के अलॉन्ग ये सी से डी तक जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बाउंड्स है हमारे पास। हमने ये वाले रीजन के अंदर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या किया करेंगे, जैसे सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर हम लोग छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स बनाते थे, यहाँ पे भी छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स बनाएंगे। अब वो देखें, वो ये वाले रेक्टेंगल्स बनेंगे। देखना, अब मैं इस अपने पूरे पैच को स्लाइस कर रहा हूँ छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के अंदर, ठीक है।
अब मैं इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कोई भी आर्बिट्रेरी सा रेक्टेंगल ये वाला चूज किया और इसका एक्स की डायरेक्शन में हमारे पास इसकी जो सी विड्थ है वो डेल्टा एक्स के है, और वाई की डायरेक्शन में इसकी जो सी लेंथ है वो डेल्टा वाई के है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा एक्स के डेल्टा वाई के। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, दिस आर्बिट्रेरी रेक्टेंगल। आप कोई भी रेक्टेंगल पकड़ सकते हो। इस रेक्टेंगल को देखो, फॉर एग्जांपल इसको मैंने स्लाइस किया था छोटे छोटे पीसेस के अंदर, और ये वाला वो रेक्टेंगल है जो ये आर्बिट्रेरी है। अब इस रेक्टेंगल को जब आप हाइट गिवन करोगे, इस तो इस रेक्टेंगल को मैंने हाइट गिवन कर दिया है। अब तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला पैच अगर मैंने लाना है, तो ये तो हमारे पास हाइट है, और ये पैच किस पे पड़ा हुआ है? इस सरफेस के पैच पे पड़ा हुआ है। तो सरफेस कौन सी थी हमारे पास? ये वाली थी। इस पॉइंट को या किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट में एक्स के वाई के यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसको जब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूंगा तो हमारे पास हाइट क्या आएगी? एफ ऑफ एक्स के वाई के। मैंने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ये हमारे पास हाइट हो गई, ये एरिया हो गया, दिस रेक्टेंगुलर रीजन, दिस स्मॉल रेक्टेंगुलर रीजन, और इसकी ये वाली हाइट, इसकी हाइट इस पॉइंट पर क्या है? एफ ऑफ एक्स के वाई के। इस हाइट को और इस एरिया को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इस स्मॉल पैच का हमारे पास क्या निकल आया? वॉल्यूम। इसी तरह से मैं तमाम के तमाम ये वाले रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला इन सब के एरियाज को, इन तमाम पैचेस की जो सी प्रोजेक्शन होगी सरफेस के ऊपर, उन तमाम वॉल्यूम्स को मैं सम अप करता हूँ। देखो इन तमाम वॉल्यूम्स को मैं क्या करने लगा हूँ? सम अप करने लगा हूँ। अब यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 to n है, ठीक है। इन तमाम को मैंने क्या कर दिया? सम अप कर दिया। ये तमाम के तमाम इन तमाम के तमाम वॉल्यूम्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर ये हो जाए कि ये डेल्टा एक्स के जो सा ये भी स्क्वीज होने लग जाए, डेल्टा वाई जो सा ये भी स्क्वीज होने लग जाए। आपको पता है यहाँ पे तो ये क्यूब बना है, यहाँ पे क्या बना है? सरफेस के ऊपर क्यूब, लेकिन जो सरफेस है वो क्यूबिक नहीं है। जैसे जैसे मैं इस एरिया को रिड्यूस करने लगूंगा, वैसे वैसे हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सरफेस मिलने लग जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द सरफेस मिलने लग जाएगी। मतलब कि मैं इस डेल्टा एक्स के और डेल्टा वाई के को स्क्वीज कर रहा हूँ, अप्रोच टू जीरो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लिमिट लेनी पड़ेगी। डेल्टा एक्स के जो सा ये भी अप्रोच कर रहा है जीरो को, डेल्टा वाई के जो सा ये भी अप्रोच कर रहा है जीरो को, और यहाँ पे सम आ गया के इक्वल टू 1 2। अब देखो जैसे मैंने ये स्क्वीज शुरू किया, तो ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स हैं? इन्फिनिट रेक्टेंगल्स हैं। तो के वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स के वाई के, और डेल्टा एक्स के डेल्टा वाई के, और ये हमारे पास क्या निकलेगा? एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सरफेस है। अब ये दो लिमिट्स हैं किस पे? डेल्टा एक्स पे और डेल्टा वाई पे। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू टू इंटेग्रल्स, and this small increment in x and y will be converted into differentials. Delta x will be converted into dx and delta y will be converted into dy. And for the arbitrary point x y, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये वाला जो सा इंटेग्रल है हैज़ टू हैज़ मैच विद दिस डिफरेंशियल, एंड दिस इंटेग्रल हैज़ टू हैव मैचेस विद दिस डिफरेंशियल। तो अगर ये dx है तो ये वाला इंटेग्रल इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेगा, अगर ये dy है तो ये वाला इंटेग्रल इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएंगी, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आएंगी और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में आएंगी। तो व्हाट इज द लिमिट्स अलोंग x एक्सिस फ्रॉम a to b, एंड व्हाट इज द लिमिट्स फ्रॉम अलोंग y एक्सिस इज c to d। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? c to d। तो ये हमारे पास क्या है? एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द सरफेस अंडर दिस रीजन। इस रीजन के अंदर हम लोगों ने क्या निकाला है? वॉल्यूम निकाला है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ लग गई है, लेकिन एक बात समझने वाली है कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन होगा, अगर हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर रीजन होगा कि लिमिट्स ऑफ x एंड लिमिट्स ऑफ y विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अगर x की लिमिट भी कांस्टेंट है, y की लिमिट भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास रीजन अंडरस्टूड है कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर रीजन होगा। अगर रेक्टेंगुलर रीजन होगा तो आप इन दो इंटेग्रल्स को कम्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। ये पहला इंटेग्रल था c से d, तो मैं पहले इसको इधर ले आता हूँ, तो फ्रॉम a to b और इंटेग्रल c से d तक f ऑफ एक्स वाई
और यहाँ पे dx था, ये dx जो सा ए बी के साथ था तो dx लास्ट पे, और ये ए सी से डी जो सा था dy के साथ था, तो ये अब इनर हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा dy। तो ये दोनों की वैल्यू आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगी। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर रीजन है तो आप दो इंटेग्रल्स को क्या कर सकते हो, कम्यूट करवा सकते हो वेरी इजीली। तो ये बात हो गई है सारी की सारी रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास नॉन रेक्टेंगुलर रीजन आए, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे नॉन रेक्टेंगुलर रीजन पे ही पर ही बेस्ड है, तो अब थोड़ी सी जरा उस पर बात करते हैं कि अगर हमारे पास नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर रीजन बनाया, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है, ये रीजन है फॉर एग्जाम्पल, अभी भी ये एक्स के अलोंग और ये वाई के अलोंग फैला हुआ है। अभी भी मैं क्या करूँगा, पैरेलल लाइंस टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस करूँगा, और ये छोटे छोटे मैंने क्या बना लिए, स्क्वायर्स बना लिए। फॉर एग्जांपल ये कोई आर्बिट्रेरी सा था, आर्बिट्रेरी सा रेक्टेंगल है और एक्स की डायरेक्शन में डेल्टा एक्स के है और वाई की डायरेक्शन में कितना है, डेल्टा वाई के है। अभी भी जब ये वाले रेक्टेंगल को मैं प्रोजेक्ट करूंगा अपनी सरफेस के ऊपर, तो इस तरह की कोई चीज़ बनाएगा। ठीक है ना, अभी हमारे पास जो सा रीजन है वो रेक्टेंगुलर नहीं रहा, बल्कि कौन सा बन गया, कोई भी नॉन रेक्टेंगुलर रीजन बन गया। और नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स को भी मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल मैं ये वाले रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, और इस रेक्टेंगल को जब आप प्रोजेक्ट करोगे अपनी सरफेस के ऊपर, तो अभी भी वहाँ पे अभी भी ये जो सी बनेगी ये क्यूबॉइड ही बनेगा। ठीक है, और फिर वही वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि हम लोग इस डेल्टा एक्स के और डेल्टा वाई के को क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे। सारी बात वही है कि आप डेल्टा एक्स वाई और डेल्टा वाई के को क्या करोगे, स्क्वीज करोगे। लेकिन सारी चीज़ों से चेंज होगी, वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होंगी। वो क्या चेंज होंगी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब सारे का सारा खेल लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का ही है। यहाँ पर अगर dx लिखा हुआ है तो यहाँ पे इंटेग्रल जो है यहाँ पे x की लिमिट्स आनी चाहिए। अगर हमारे पास नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है तो यहाँ पे जो सी x की लिमिट्स आनी है, जो x की लिमिट्स आनी है वो इन टर्म्स ऑफ y आनी है। क्या आनी है, इन टर्म्स ऑफ y। मेरी बात याद रखनी है, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा तो हमारे पास पहले इनर इंटेग्रल में वेरिएबल लिमिट्स होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू g1y टू g2y, इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास कायम होगी। और जो आउटर इंटेग्रल है dy के लिए हमारे पास कहाँ से होगा, फॉर एग्जांपल उसके लिए हमेशा हम लोग कांस्टेंट लिमिट्स लिया करेंगे फ्रॉम a टू b। इस बात को समझ लो, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा तो इनर वाले इंटेग्रल की हम लोग वेरिएबल लिमिट्स लेंगे और आउटर इंटेग्रल की हम लोग हमेशा कांस्टेंट लिमिट्स लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y की लिमिट्स आनी है, y इक्वल्स टू समवेयर। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू f1x टू f2x तक है। ठीक है, कोई एक फंक्शन हमें हमेशा गिवन होगा, कोई नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के लिए हमें हमेशा कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा कि जिस रीजन के अंदर हम लोगों ने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे कांस्टेंट लिमिट्स आएंगी। जो आउटर होगा इंटेग्रल जो पे कांस्टेंट लिमिट्स, जो इनर इंटेग्रल होगा उस पर वेरिएबल लिमिट्स। तो ये भी हम लोगों को क्या गिवन करेगा, ये भी वॉल्यूम होगा ऑफ सेम सरफेस। ये भी उसी सरफेस का वॉल्यूम होगा और ये भी उसी सरफेस का वॉल्यूम होगा, दोनों सेम निकलेंगे। आपके लिए जो सा इंटीग्रल सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा, फॉर एग्जांपल ये इजी होगा या ये वाला इजी होगा, तो आप वो वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कहा होगा कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करो। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से मुराद है यहाँ पे अगर dx dy में क्वेश्चन होगा तो आपने dy dx में उसका आंसर निकालना है। ठीक है, मतलब कि लिमिट्स चेंज हो गई हैं। ठीक है, लिमिट्स चेंज करेंगे जब भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा वॉल्यूम का या ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, कोई पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं है। जो सा इंटीग्रल सॉल्व करना मेरे लिए बेटर होगा, जो इंटीग्रल मेरे लिए सॉल्व करना ईजी होगा वो वाला इंटीग्रल मैं सॉल्व किया करूँगा। बहुत सारे केसेस के अंदर ये जो f ऑफ एक्स वाई हम लोगों को गिवन होगा, इसका कोई भी एंटी डेरिवेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल x के रिस्पेक्ट में नहीं है या फॉर एग्जांपल y के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो फिर आप चूज करोगे कि आपने किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और कभी कभी तो दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, फिर हम लोग पोलर में जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाएंगे, वो अभी का टॉपिक नहीं है। बहरहाल अच्छा, ये जो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक रेक्टेंगुलर रीजन के लिए और ये नॉन रेक्टेंगुलर रीजन के लिए, इस थ्योरम का एक नाम है। ये थ्योरम है हमारे पास फुबिनीज थ्योरम। इसको कहते हैं फुबिनीज थ्योरम कि आप पहले कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो वहां पर वेरिएबल लिमिट्स होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए। और अगर आप पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वहां पर y की वेरिएबल लिमिट्स होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x होनी चाहिए।
ठीक है, इसको कहते हैं फ्रोबेनियस थ्योरम, इसको भी आपने याद कर लेना जी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है कि दोनों की जो सी लिमिट्स है, एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट जो है ये कांस्टेंट लिमिट्स हैं। अगर ये कांस्टेंट लिमिट्स हैं तो आपको पता है ये कौन सा रीजन बना रहा है, रेक्टेंगुलर रीजन बना रहा है। मैं हर क्वेश्चन के अंदर रीजन बनाया करूंगा, ठीक है। इसका भी एक रीजन बनाते हैं, इसका भी एक रीजन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स एक्सिस था और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो रीजन कहाँ से है, एक्स की लिमिट्स क्या है, देखो इसको थोड़ा समझ लो कि रीजन इज बाउंडेड बाय, रीजन है वो बाउंड है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इसकी जरा एसोसिएट इक्वेशन बनाओ कि x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1। इसको जरा यहाँ पे प्लॉट करेंगे हम लोग। x इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जांपल वो ये है और x इक्वल टू 1 वाली ये वाली लाइन है हमारे पास पूरी, ठीक है, और x इक्वल टू 2 वाली ये वाली पूरी लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये x इक्वल्स टू 1 है और ये x इक्वल्स टू 2 है। और व्हाट इज y 0, y इक्वल टू 0 से मुराद है ये सारा y इक्वल टू 0 से मुराद है सारा x एक्सिस और y इक्वल टू 1 से मुराद है ये वाला, तो ये सारा y इक्वल्स टू 1 है। तो रीजन हमारे पास क्या बना, y ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 1, तो मतलब कि ये वाला रीजन बना। इस रीजन के अंदर आप लोगों ने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो ये क्या था, इस रीजन के अंदर हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसको जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना तो बड़ा ही इजी है, पहले x के रिस्पेक्ट में करो या पहले y के रिस्पेक्ट में करो, दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा, रेक्टेंगुलर है। तो 0 से 1 यहाँ पे आएगा 2 - 1 इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे y और यहाँ पे 1 और फिर 0 से 1 यहाँ पे 1 dy और फिर यहाँ पे क्या आया 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। आप चाहे इसको पहले x के रिस्पेक्ट में करो या इसको कम्यूट करवाने के बाद पहले y के रिस्पेक्ट में करो, दोनों केसेस में हमारे पास आंसर 1 ही निकलेगा। लो जी, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर भी पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखो जरा इसका रीजन बनाते हैं कि रीजन इज बाउंडेड बाय, यहाँ पे आपने लिखना है कि रीजन इज बाउंडेड बाय y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसकी जरा मैं इक्वेशन बनाऊं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मुराद है ये हमारे पास x इक्वल्स टू 2 है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो लाइन है ये x इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू 4, फॉर एग्जांपल वो ये एक लाइन आएगी ना, x इक्वल्स टू 4 एक लाइन है, x इक्वल्स टू 4 ये वाली वो दो लाइन्स हैं और y ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू 2, यहाँ पे y इक्वल टू 2 फॉर एग्जांपल ये वाला y इक्वल्स टू 2, तो ये वाला जो सा रीजन बाउंड है, ये जो रीजन बाउंड है, इस रीजन के अंदर हम लोगों ने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की। सो इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 1 to 2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy dx। तो आप इसको लिख सकते हो 2 to 4, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर y आएगा प्लस y क्यूब बाय 3 आएगा और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 2 ऑन y। तो यहाँ पे आएगा 2 to 4, y में यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 8/3, ठीक है। जहाँ पे y है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गई और लोअर लिमिट यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे y में 1 पुट किया तो यहाँ पे आया x स्क्वायर और प्लस 1 पुट किया तो 1/3। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा तो 2 to 4 2x स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस x स्क्वायर माइनस 1/3 dx। तो यहाँ पे आएगा 2 to 4 x स्क्वायर माइनस x 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पे आया x स्क्वायर तो 8/3 माइनस 1/3 हमारे पास कितना आया 7/3 प्लस 7/3 यहाँ पे क्या आया dx। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा x क्यूब बाय 3 प्लस 7/3x, ठीक है। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, यहाँ पे पहले 4 पुट करोगे तो 4 क्यूब आएगा, 4 क्यूब हमारे पास। तो इस तरह से आप किसी भी डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं जिसमें आपको रेक्टेंगुलर रीजन गिवन होता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेक्टेंगुलर रीजन नहीं है,
ठीक है, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन वाले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको देख के नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट इंटेग्रल है, इनर इंटेग्रल है, उसमें वेरिएबल लिमिट्स हैं। अगर वेरिएबल लिमिट्स हैं तो जो रीजन हमारे पास गिवन है वो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है। अगर मैं इस रीजन को ड्रॉ करता हूँ तो देखो रीजन इज बाउंडेड बाय, तो इसकी तरह एसोसिएट इक्वेशन बनाओ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आएगा और y इक्वल्स टू एक्स आएगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 आएगा और x इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, इस रीजन को जरा मैं प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ कि ये सारा फॉर एग्जांपल x एक्सिस है, ये सारा y एक्सिस है। हम लोग हर क्वेश्चन में रीजन बनाया करेंगे। ठीक है, तभी आपको जरा समझ लगेगी कि डबल इंटीग्रल किस तरह सॉल्व करना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से मुराद है एक पैराबोला जिसका फेस खुला है y एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, y इक्वल टू एक्स से मुराद है एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल। ये वाली वो लाइन है। अब x इक्वल टू 0 से मुराद है ये सारा y एक्सिस, और x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 से क्या मुराद है, देखो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, मैं x इक्वल टू 1 को भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला पॉइंट क्या आएगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज कर्व्स। अगर मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ तो किस तरह से आएगा, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। तो ये दो कर्व्स किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से मुराद है हमारे पास ये ओरिजिन है, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये इसका इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा। आप इस 1 को इसमें या इसमें दोनों में जिसमें मर्जी पुट करो तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1। तो ये जो x इक्वल्स टू 1 है वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट 1 है। ये वाला वो रीजन है जिसमें हम लोगों ने क्या करनी है, ये इंटीग्रेशन करनी है। अब सुनते जाना आपने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, वो आपने सुनते जाना है। देखो मैं चाहता हूं कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। जो मैं यहाँ पे टेक्निक आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं इन दो इंटेग्रल्स को स्विच किस तरह करूँ, कम्यूट किस तरह से करूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले x के रिस्पेक्ट में हो फिर y के रिस्पेक्ट में हो। तो यहाँ पे क्या एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो लिमिट्स आनी है वो x की आनी है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, यहाँ पे y था तो y की लिमिट्स थी इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिमिट्स आनी है x की इन टर्म्स ऑफ y। अब वो लिमिट्स ये नहीं आएंगी x स्क्वायर से x, ये चेंज हो जाएंगी लिमिट। ठीक है, और ये वाली जो सी लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप इन दो इंटीग्रल्स को स्विच किस तरह से कर सकते हैं जब हमारे पास रीजन कौन सा होगा, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा। अगर मैं पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो मैं एक एरो ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, एक एरो ड्रॉ करूंगा इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, जो कि उस रीजन में से पास करेगा। देखो ये वाला एक रीजन है, मुझे क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं एक एरो ड्रॉ करूंगा इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, जो उस रीजन में से क्या करे, पास करे। अब देखो मैंने एक एरो ड्रॉ किया, ये x की इंक्रीजिंग डायरेक्शन थी, तो मैंने एक एरो ड्रॉ किया जो इस रीजन में से पास कर रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन। ये वाला वो पॉइंट है जहां से ये एरो इस रीजन में एंटर कर रहा है, और ये वाला पॉइंट है जो जिस पॉइंट से ये एरो इस रीजन से लीव कर रहा है। तो देखो जिस पॉइंट पर ये एंटर कर रहा है वो किस कर्व पे पड़ी है, ये y इक्वल टू एक्स वाली जो सी कर्व थी ना, ये y इक्वल टू एक्स वाली जो सी लाइन थी वो ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली। तो ये किस पॉइंट से ये एरो इस रीजन में एंटर कर रहा है, y इक्वल टू एक्स वाला, ये x इक्वल टू वाई वाला। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे मुझे x की लिमिट्स चाहिए, क्या चाहिए, x की लिमिट्स चाहिए। x की लिमिट्स क्या आएंगी, x इक्वल टू वाई, किस पॉइंट पे एंटर कर रहा है, इस पॉइंट पे एंटर कर रहा है, और ये पॉइंट इस कर्व पे है। तो यहाँ तो आप y इक्वल टू एक्स ले सकते हो, यहाँ पे x इक्वल टू वाई ले सकते हो। यहाँ पे मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो x की इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, मतलब कि ये वाली लिमिट्स चाहिए। तो x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू किस पॉइंट पर ये एरो इस रीजन में से लीव कर रहा है, वो इस कर्व पर है। किस पॉइंट पर ये एरो इस रीजन से लीव कर रहा है और वो पॉइंट किस कर्व पे है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे। या तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या x इक्वल टू अंडर रूट वाई है। ठीक है, या तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या x इक्वल टू अंडर रूट वाई है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या निकला, ये वाला पॉइंट किस कर्व पे हुआ, x इक्वल टू अंडर रूट वाई, x इक्वल टू अंडर रूट वाई। इस रीजन के अंदर हमारे पास x की लिमिट्स आ गई हैं, अब y की लिमिट्स चाहिए। y की लिमिट्स देखो, ये पॉइंट हमारे पास y कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। तो y की लिमिट्स क्या आ जाएगी, 0 से 1 तक। मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, आप लोग ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा कुछ वही आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा, वो देखना जरा।
0 से 1 पहले x के रिस्पेक्ट में किया तो वाई स्क्वेयर यहाँ पे आया तो एक्स स्क्वेयर बाय 2 आया, और y से अंडर रूट वाई, और यहाँ पे क्या आया dy। इंटेग्रल फ्रॉम 0 से 1 वाई स्क्वेयर बाय 2, अपर लिमिट यहाँ पे पुट की, अपर लिमिट पुट करने से अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल तो y आया माइनस वाई स्क्वेयर आया, और यहाँ पे क्या आया dy। 1/2 को तो बाहर निकाल लो, और y के रिस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो y से मल्टीप्लाई हुआ तो y क्यूब को जब इंटीग्रेट करोगे तो y पावर 4/4 माइनस वाई स्क्वेयर, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो y पावर 4 आया, जब इसको इंटीग्रेट किया तो y पावर 5/5, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 तक। अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट की तो 1/4 माइनस 1/5, और जब लोअर लिमिट पुट की तो सारे का सारा क्या हो गया 0, तो 1/2 यहाँ पे आएगा 5 माइनस 4/5, 4 जार 20, तो आंसर आया 1/40। तो ये आपका आंसर है। आप इसको सॉल्व करके देखना, इसका भी आंसर 1/40 ही निकलेगा। देखिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इस हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होती है, वो ये लॉजिक है। लिमिट्स को चेंज करना है, ऑर्डर को चेंज करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना है, तो इसके पीछे एक पूरा प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर रीजन बनाया करूंगा, तभी आपको समझ लगेगी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी वेरिएबल लिमिट्स हैं। वेरिएबल लिमिट्स से मुराद है नॉन रेक्टेंगुलर रीजन है। सबसे पहले जो लिमिट्स हमारे पास गिवन है वो y की लिमिट्स हैं। y की लिमिट्स क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है और लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट x है, और x पे लिमिट्स ये हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है। एसोसिएट इक्वेशन बनाओगे तो x इक्वल्स y इक्वल टू x आएगा, और y इक्वल्स टू अंडर रूट x आएगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू 0 आएगा और x इक्वल्स टू 1 आएगा। यहाँ से y इक्वल्स टू x आया, और यहाँ से वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स आया। ठीक है, ये देख के आपको पता चल गया ये पैराबोला है। अब मैं ये रीजन ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करो। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे आंसर बताओ। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसके ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ। यही मैंने सिखाना है आपको कि आप डबल इंटीग्रल में ऑर्डर को चेंज किस तरह से करते हो। अब देखो y इक्वल टू एक्स वाली एक लाइन है जो अभी हमने पढ़ी है कि वो ओरिजिन से पास कर रही है और x एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रही है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से मुराद है एक पैराबोला जिसका मुंह जो ओपन है कहाँ पे, x की डायरेक्शन में। ठीक है, लीनियर फैक्टर की तरफ इसको ओपन करना है आपने, ये इस तरफ। ठीक है, ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, अब है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से मुराद है ये वाला पॉइंट। अब x इक्वल टू 1 वाली कौन सी लाइन है, देखो अब आपको नजर आ रहा है ये दोनों कर्व्स आपस में कर रही हैं इंटरसेक्ट, दोनों कर्व्स आपस में कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट किस तरह से निकालोगे, आप इन दोनों को आपस में इक्वल कर दोगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई आया, बिल्कुल पिछली वाली कंडीशन है, तो वाई इक्वल्स टू 0 आएगा और वाई इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या निकला 1,1। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाली वो लाइन है x इक्वल्स टू 1 वाली। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 वाली ये वाली लाइन है। तो रीजन हमारे पास कौन सा हुआ, देखो रीजन क्या है, x y ग्रेटर देन x है, ग्रेटर देन x है, और y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब कि ये वाला रीजन है, ये वाला वो रीजन है जिस रीजन के अंदर आप लोगों ने करना है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। देखो जो क्वेश्चन है वो पहले y के टर्म में इंटीग्रेशन है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन को चेंज करने लगा हूँ वो x को पहले इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। ये इंटीग्रल बिल्कुल सेम है, y प्लस वाई क्यूब भी सेम है, और यहाँ पे क्या आ गया dx dy। अगर यहाँ पे मैं dx ले आऊँ, इन दोनों को चेंज कर दिया, अगर यहाँ पे dx ले आऊँ तो यहाँ पे x की लिमिट्स आएंगी, यहाँ पे क्या आएंगी x की लिमिट्स आएंगी, x की लिमिट्स आएंगी इन टर्म्स ऑफ y। अगर आप पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो दोबारा से वही वाला काम है कि आपने एक एरो जो है रीजन के अंदर से इस तरह से पास करना है कि वो x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो और x की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तो मैं एक एरो ड्रॉ किया जो इस रीजन में से पास कर रहा है और x की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो ये जिस पॉइंट पर एंटर हुआ है वो किस कर्व के ऊपर है, वो कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाली, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाली ये कर्व है, और किस पॉइंट से ये लीव कर रहा है, ये वाई इक्वल टू एक्स वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे x की लिमिट लगाना चाहता हूँ तो x क्या आएगा, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एक्स एंटर किस पॉइंट पे हुआ है, इस पैराबोला से एंटर हुआ है, तो पैराबोला क्या है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर से x इक्वल टू किस पॉइंट से लीव किया है, y पे। और व्हाट इज द लिमिट्स ऑफ y, y की लिमिट्स क्या आएंगी, फ्रॉम 0 टू 1, फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, ये हमें पता है कि रीजन कितना बाउंड है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। तो इसको मैं ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 0 से 1,
पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो वाई प्लस वाई क्यूब तो बेचारा वैसे ही, तो यहाँ पे आ गया एक्स और वाई स्क्वायर से वाई और यहाँ पे आया वाई डी वाई। तो इंटेग्रल फ्रॉम 0 से 1 वाई प्लस वाई क्यूब, अपर लिमिट यहाँ पे पुट किया तो वाई माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया डी वाई। लो जी मल्टीप्लाई करवाओ 0 से 1, मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आया वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 5 और यहाँ पे डी वाई। इसको ज़रा इंटीग्रेट कर दो तो वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई पावर 4 बाई 4 प्लस वाई पावर 5 बाई 5 माइनस वाई पावर 6 बाई 6। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करूँगा तो 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और 0 पुट करने से सारा 0। इन दोनों को सॉल्व किया तो आया 4 माइनस 3/4 3 जार 12 प्लस इन दोनों को सॉल्व किया तो 6 माइनस 5/6 5 जार 30। तो हमारे पास आया 4 माइनस 3 कितने हुए 4 माइनस 3 1/12 प्लस 6 1/30। तो एलसीएम हमारे पास आया 30, यहाँ पे 12 है तो एलसीएम हमारे पास क्या निकला, तो एलसीएम हमारे पास क्या निकला 60। तो 12 के टेबल पे 60 निकालो, 12 5 जार तो 5 ऊपर आया प्लस 32 जार तो हमारे पास क्या निकला 7/60। 7/60 हमारे पास क्या निकला आंसर जी, 7/60 हमारे पास आंसर निकला है। अब अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे जिस तरह से क्वेश्चन गिवन है उसका भी आंसर 7/60 निकलेगा। अंडरस्टूड है 7/60 ही निकलेगा, अंडरस्टूड सी बात है ये निकलेगा। देखिए बीएस मैथ करने का मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन हल करने आते हो, आपको उस क्वेश्चन के पीछे जो सी पूरी थ्योरी है, जो बैकग्राउंड में जो चीज़ चाह रही है वो भी पता होनी चाहिए। अब मैंने इसको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना आपको सिखाया है। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक नई टाइप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की, जिसमें कुछ इस तरह से इंटीग्रांड्स होंगे जिसको इंटीग्रेट करना या एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में या दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना नामुमकिन होगा, मतलब कि उसका कोई एंटी डेरिवेटिव नहीं होगा। तब जो टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल में बताता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।